हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम होमी बाबा सीरीज का लेक्चर नंबर 3 या इसे आप नीट फाउंडेशन, आईआईटी फाउंडेशन या बहुत सारे एग्जाम है बच्चों, एनटीएससी, एनजेएसओ, बहुत सारे एग्जाम है। आप जितना रिसर्च करोगे उतने सारे एग्जाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये सारी चीजों के लिए। जो भी स्टडी मटेरियल या गाइडेंस लगता है वो इस सीरीज से हम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर की जो मेन थीम होगी वो होगी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स लिमिटेशन। लेकिन लेकिन आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कितने ठीक से समझा है, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए, इसका मीनिंग है आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 से बहुत कुछ सीखा है। अगर इसके मैक्सिमम पोर्शन आपका रॉन्ग हो रहा है तो फिर से जाइए लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 वापस से देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तभी लेक्चर नंबर 3 देखिए। अदरवाइज लेक्चर नंबर 3 देखने में कोई मतलब नहीं। तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। हो गया? चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन, और इनका क्या करना है बच्चों, इनके डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ओके, डायमेंशन ऑफ ऑल दिस थिंग, इसके डायमेंशंस, आपको इसके डायमेंशन पता करने इतने क्वांटिटी के। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अब ये एमसीक्यू क्या कहता है बच्चों, अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब जिसको यूनिट नहीं है, यूनिट ही नहीं है तो उसको डायमेंशन हो ही नहीं सकते। जिसको यूनिट नहीं होता 100% गारंटीड दैट उसको डायमेंशंस नहीं होंगे। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता। जैसे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चों, रेडियन। अब रेडियन के डायमेंशन होते हैं क्या बच्चों, नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यूनिट तो नहीं है लेकिन डायमेंशन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब यूनिट किस क्वांटिटी का नहीं होता, रेशियो का नहीं होता, रेशियो का नहीं होता। कुछ रेशियोज होते हैं बच्चों, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी, यहां हमें पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी, इसके भी यूनिट नहीं होता। तो यूनिट नहीं, इट मींस दैट डायमेंशन 100% नहीं। तो क्या कहता है, यूनिटलेस क्वांटिटी, चार ऑप्शन है, डज नॉट एग्जिस्ट, होती है बच्चों, मतलब ये हो सकता है। ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, नॉन जीरो डायमेंशन, हमेशा उसके नॉन जीरो तो नहीं हो सकते। नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब उसके नॉन जीरो डायमेंशन हो ही नहीं सकते, वो डायमेंशन लेस है ना। यूनिटलेस क्वांटिटीज डायमेंशन लेस, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशन लेस। यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन लेस, उसके कभी भी डायमेंशन नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब नॉन जीरो डायमेंशन हो सकते हैं क्या उसके, नहीं, हमेशा उसके क्या होते, जीरो डायमेंशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको रब कर देता हूं मैं, सॉल्व करने के लिए हमें जगह चाहिए। इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं ये एमसीक्यू पे, क्या कहता है, ये पहले लेक्चर पे बेस्ड है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन लेंथ, मास एंड टाइम। तो एम के एस बच्चों, मीटर किलोग्राम सेकंड बेस्ड है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बेस्ड है, फुट पाउंड सेकंड बेस्ड है, लेकिन एसआई सिस्टम लेंथ मास टाइम पे बेस्ड है क्या, नहीं। ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, इसने ये तीनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था या फिर कंफ्यूजन था वो दूर करने का काम किया। तो एसआई सिस्टम लेंथ मास टाइम पे बेस्ड नहीं है। और एसआई सिस्टम का काम क्या है बच्चों, 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, लॉट ऑफ डिराइव्ड यूनिट, और सारी चीजें हमने अच्छे से देखी है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब आपको मैंने लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया है कि फोर्स के डायमेंशन आप याद कर लो बच्चों। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, L1 M1 T-2। ठीक है, एक बार मैं ब्लू इंक की विजिबिलिटी चेक कर लेता हूं, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो L1 M1 T-2। तो मुझे बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, मतलब इसके फोर्स के डायमेंशन है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बढ़िया से हिंट दिया था, सारे फोर्स, सारे एनर्जी, ठीक है ना। तो वेट क्या होता है बच्चों, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट मतलब यम जी होता है ना, यम हमने एक्सप्लेन की है ये कंसेप्ट। यम मींस मास, जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी एक फोर्स ही है। वेट मतलब क्या, हम पे एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब ये न्यूटन्स लॉ है बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये भी फोर्स है। लेकिन प्रेशर इज नॉट अ फोर्स। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के डायमेंशन को अगर आप एरिया के डायमेंशन से डिवाइड करोगे तो तब आपको प्रेशर के डायमेंशन मिलेंगे, एंड इट इज डेफिनेटली डिफरेंट देन
दिस। तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो नीचे दिए हुए में से किसके डायमेंशन फोर्स की तरह नहीं है, तो किसके नहीं है, फोर्स के। बाकी सबके डायमेंशन फोर्स के तरह ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस मैच द कॉलम पे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एमसीक्यू था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा, और नॉलेज हम ग्रैप कर लेंगे, ठीक है। बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। अब ये जो एमसीक्यू है, दिस एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 1, जो 80 मिनट का लेक्चर था, उसमें हमने डिटेल डिस्कस किया था। तो बच्चों देखो क्या होता है, यहां पर ये माइक्रोन दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है, लाइट ईयर दिया हुआ है, फर्मी दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, किलोमीटर मीन्स होता है 10⁻³ मीटर, फर्मी मीन्स होता है 10⁻⁻15 मीटर, लाइट ईयर का मतलब एक लाइट ईयर मीन्स एक ईयर में लाइट ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, और ये हमने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। एंगस्ट्रॉन मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। अब हमें मैच करना है। अब मुझे बताओ बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है बच्चों। लाइट ईयर इज अ वेरी 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 बिग डिस्टेंस। आपको बता दूं, एक लाइट ईयर कितना होता है, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एग्जाम आपको देनी है, आप मेमोराइज कीजिए बच्चों ये डिजिट, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो मुझे बताओ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार आप किस में मेजर करोगे, ये तो बहुत छोटा हो गया। अब कंफ्यूजन कहां आता है कि सर किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते बच्चों, बहुत बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है ना बच्चों, इसलिए हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। अब आएगा साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज है, तो क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। और जो साइज होता है एटम का वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, -10 बड़ा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो -15 मीटर, तो हम साइज ऑफ न्यूक्लियस किस में मेजर करेंगे, फर्मी में, बिकॉज इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद हम आएंगे, अब बच्चों एक चीज याद रखो, हम ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम एंगस्ट्रॉन को मार्क कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों, बिकॉज इसके आगे IR लिखा है, और IR का मीन है इंफ्रारेड रेज। हमने स्पेक्ट्रम की एक हिंट बनाई है, कोटा पैटर्न साइंस वाला, फील द फिजिक्स या ट्रिक्स एंड हिंट्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे डिटेल एक 15 मिनट का वीडियो बनाया। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है, गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो गामा से माइक्रो तक वेवलेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो अब अगर आप इंफ्रारेड तक आ जाओगे, तो जो विजिबल लाइट होती है उसका रेंज एंगस्ट्रॉन में होता है। तो एंगस्ट्रॉन से बड़ा तो जो इंफ्रारेड रेज होते हैं बच्चों, वो मेजर होंगे माइक्रोन में, मतलब एंगस्ट्रॉन से बड़ा होता है ना वो, इसलिए। और जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, मतलब किसी भी सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है, उस सॉलिड के दो एटम के बीच में का डिस्टेंस, उसे कहते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब बचा क्या, किलोमीटर तो हो नहीं सकता, तो क्या बच गया बच्चों, एंगस्ट्रॉन। तो ये डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन में। तो कंफ्यूजन सिर्फ इतना था कि अगर यहां पर सिर्फ वेवलेंथ होता, तो आप कहां पर जाते, एंगस्ट्रॉन की तरफ जाते, लेकिन वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज है, तो आप किधर गए, माइक्रोन की तरफ। और जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस था वो बहुत कम होता है, वेवलेंथ से बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको किस में मेजर करेंगे, एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आप अच्छे से फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इसका। अब लेक्चर नंबर 2, अगर आपको ये सारी चीजें आ गई, इसका मीनिंग है आपको लेक्चर नंबर 2 समझ गया, बार बार देखने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं समझा तो फिर से जाइए, अच्छा टाइम दीजिए बच्चों, बिकॉज ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है हमारे लेक्चर सीरीज का पहला चैप्टर, ये आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जाते हैं एंगुलर मोमेंटम पर। तो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर यल बच्चों, कैपिटल यल मींस एंगुलर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों mvr। अब इसके प्रूफ में आप मत जाओ, ये 12th में मिलेगा आपको, आप मेमोराइज कर लो, बहुत फायदा होगा आपका। एंगुलर मोमेंटम मींस मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मेमोराइज कर लो, फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहां से आया इसमें मत पढ़ो अभी, मास इंटू वेलोसिटी, मैं बता भी सकता हूं इसका प्रूफ, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, इतना फॉर्मूला याद रखो, बहुत फायदा होगा। तो मास किस चीज में मेजर करते हो आप, किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और रेडियस मीटर में।
तो मीटर इंटू मीटर में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड ऊपर लेके जाओ, सेकंड टू द पावर -1। तो अभी डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हमने अच्छे से सीखा है लेक्चर नंबर 2 में। तो ये होता है एल, एम एंड टी। तो किलोग्राम, किलोग्राम मास के लिए है बच्चों, लेंथ मास टाइम, किलोग्राम का 1 पावर है तो मास का 1 पावर हो जाएगा, मीटर का दूसरा है तो लेंथ का दूसरा हो जाएगा, सेकंड टू दी -1 तो टाइम का -1। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब आते हैं हम टॉर्क पे। तो एक चीज याद रखो बच्चों, टॉर्क हैज सिमिलर डायमेंशन टू दैट ऑफ वर्क। ये शॉर्टकट याद रखो, बहुत काम आएगा। जब तक नीट एग्जामिनेशन नहीं हो जाती तब तक ये शॉर्टकट याद रखो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे कैपिटल जी के डायमेंशन एग्जामिनर को पसंद है, वैसे ही टॉर्क के डायमेंशन एग्जामिनर को पसंद है। अब वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, L2 M1 T-2। अब कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं नहीं सर हमें ये नहीं, हमें प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंसेप्ट ऑफ टॉर्क, हम सिर्फ फॉर्मूला समझ रहे हैं। अब कंसेप्ट समझाने जाएंगे तो उसमें 15 मिनट चले जाएंगे, ठीक है, वो अलग लेक्चर में आएगा। सिर्फ हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये जल्दी आएगा आपको, रोटेशनल डायनामिक्स में आएगा टॉर्क क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो फोर्स के डायमेंशन हमें पता है बच्चों, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, L1 M1 T-2, और डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होते हैं, L1। तो बेस सेम L 1 + 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, L2 M1 T-2। आ गए वर्क के डायमेंशन, सिमिलर टू वर्क। तो टॉर्क हो गया, वर्क हो गया। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किए थे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे आप, F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R² या D²। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसीजर वाइज सॉल्व किए। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू F D² डिवाइडेड बाय M1 M2। तो इसमें फोर्स के डायमेंशन रखो, डिस्टेंस स्क्वायर के डायमेंशन रखो, M1 के रखो, M2 के रखो, सॉल्व करो। बार बार वही चीज को दोहराने में मजा नहीं है बच्चों, ठीक है ना, टाइम पास करने में कोई मीनिंग नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया है, अच्छे से उससे आप देख लो एक बार, ठीक है ना, और समझ लो। लास्ट लेक्चर में हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अभी टेंशन क्या होता है बच्चों, फोर्स। लास्ट लेक्चर नंबर 2 के एंडिंग में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि टेंशन इज आल्सो फोर्स। तो जितना डायमेंशन फोर्स का होता उतना ही डायमेंशन टेंशन का होगा। तो डायमेंशन ऑफ टेंशन क्या होते हैं बच्चों, डायमेंशन ऑफ टेंशन इज L1 M1 T⁻², मतलब जो डायमेंशन फोर्स के होंगे वही डायमेंशन टेंशन के होंगे। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी पे। रिलेटिव डेंसिटी इन सम बुक इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है बच्चों, या फिर हम इसे आरडी कह देंगे बच्चों, चलो कंफ्यूजन ही नहीं, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये होता है डेंसिटी, इट इज रेशियो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की आप डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो वो, और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव मींस बच्चों उसको कंपेयर कर रहे हो आप, तो जिस सब्सटेंस की आप डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो उसे हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। अब आप कहोगे सर वाटर के साथ ही क्यों करते हो, तो इसका आंसर है बच्चों, वाटर की जो डेंसिटी होती है सीजीएस सिस्टम में, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आप 1/1/1 का एक क्यूब बनाओगे इस तरह से 1 सेंटीमीटर का, और उसमें पानी भरोगे और उसका वेट करोगे, तो वो कितना होगा, 1 ग्राम। तो ये स्टैंडर्ड है, इसलिए उसे उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अब जो डेंसिटी का नीचे यूनिट होगा वही ऊपर होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये रेशियो है, तो इट इज अ डायमेंशन लेस। अब यहां से एक चीज प्रूव होती है, जो हमारा एमसीक्यू था, इसको यूनिट नहीं है इसलिए 100% ये डायमेंशन लेस होगा। तो ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको यूनिट नहीं है फिर भी डायमेंशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनिट नहीं, इट 100% इंप्लाइज दैट देयर इज अ नो डायमेंशंस। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम रेडी है हमारा लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करने के लिए। तो कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो हमारा टॉपिक है बच्चों आज का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस। अब लास्ट लेक्चर में एंडिंग करते वक्त मैंने आपको 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन दिए थे न्यूटन्स के, कुछ इस तरह से थे। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप वो मेमोराइज कर लो बच्चों, बहुत फायदा होगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या थे कैसा थे सब वहां पर मैंने आपसे बताया है। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज आप जाइए लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देख लिए, और यही चाहिए तो उसका एंडिंग देखिए, आखिरी 15 मिनट अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन का, टू चेक, ठीक है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मींस फिजिक्स में जो इक्वेशन होते हैं या फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है, फिजिकल इक्वेशन। तो सपोज आपको एक इक्वेशन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं बताओ, तो आप उसका करेक्टनेस चेक करते हो, चेक कर सकते हो। तो जिस प्रिंसिपल से वो चेक किया जाता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। स्पेलिंग पे मत जाओ बच्चों प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी मतलब यूनिफॉर्मनेस। क्या यूनिफॉर्मनेस, किसकी यूनिफॉर्मनेस, डायमेंशन की। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, देख लो, लिख लेता हूं मैं। अ फिजिकल इक्वेशन, देखो बच्चों डिटेल में जाएंगे हम। अ फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट, कोई फिजिकल इक्वेशन तब तक करेक्ट रहता है, अ फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट इफ डायमेंशंस of each term in physical equation are same। तो कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट कब होता है, जब उस इक्वेशन के हर टर्म के डायमेंशन कैसे होते हैं बच्चों, सेम। तो इस प्रिंसिपल को, इस रूल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। अब इस प्रिंसिपल के लिए आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने आना जरूरी है। तो कैसे आएगा वो, लेक्चर नंबर 2 पूरा लेक्चर हमने डायमेंशन पर डेडिकेटेड किया है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन के प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन से करेक्टनेस चेक करते हैं। तो क्वेश्चन ले लो, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। लिखो चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, बढ़िया। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है। सपोज मैंने आपको बताया नहीं होता कि ये कोई इक्वेशन है, ऐसा बच्चों याद करो, तो आपको पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम अब इस प्रिंसिपल से चेक करेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो इसके करेक्ट होने के लिए क्या फॉलो करना जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये क्या होता है सर, जो भी इक्वेशन है वो तब तक करेक्ट है जब तक उसके हर टर्म के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। अब हमेशा बच्चों को यहां कंफ्यूज क्या होता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय हर टर्म, हर टर्म मतलब कौन सी टर्म। अब यहां पर कितने टर्म है सर, तो यहां पर कितने टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब ये एक और ये एक, ऐसा नहीं बच्चों, ये टोटल एक टर्म है, ठीक है। टोटल कितने टर्म है यहां पर, 1 2 3 टर्म। तो जो एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से सेपरेट होता है वो एक टर्म होता है, और जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से जो सेपरेट होता है वो टर्म नहीं होता। अब ये दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये ए अलग टर्म टी अलग टर्म, ऐसा है क्या, नहीं। तो ये टोटल एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इफ डायमेंशन ऑफ v, ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80 एक टर्म है बच्चों। अगर ये तीनों के डायमेंशन सेम होंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। और इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो चेक करते हैं हम, डायमेंशन ऑफ v पता करेंगे हम। तो बच्चों देख लो, v मींस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसके यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब ये सेकंड प्लस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर 1 सेकंड -1। समझ रहे हैं ना, मीटर 1 सेकंड -1। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम क्या लिख लेंगे, LMT, ठीक है। तो लेंथ कितना है बच्चों, मीटर टू द पावर 1 मतलब लेंथ टू द पावर 1।
सेकंड टू द पावर -1 मतलब टाइम टू द पावर -1। अब किलोग्राम है क्या? नहीं, मास टू द पावर 0। हैंडराइटिंग स्मॉल हो रही है क्या बच्चों? नहीं, विजिबल है, ठीक है, चलो चलता है। अब ये क्या है बच्चों? यू मींस क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, दोनों वेलोसिटी है, उनके डायमेंशन सेम रहेंगे। इसी तरह से ये आ जाएंगे L1 m0 t टू द पावर -1। ठीक है, तो ये दोनों के डायमेंशन सेम आ गए। लेकिन अभी तीसरी टर्म बच गई हमारी। तो तीसरी टर्म क्या है बच्चों? डायमेंशन ऑफ AT। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका यूनिट लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तीन भाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा खट 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 माइंड में स्टोर होना चाहिए। टाइम किस में मेजर करते हैं बच्चों? सेकंड। तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो गया। अब ये +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो मीटर 1 सेकंड -1। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? LMT। ठीक है, तो मीटर टू द पावर 1 मतलब लेन टू द पावर 1। अब किलोग्राम है क्या? नहीं, तो मास 0। सेकंड टू द पावर -1 टाइम टू द पावर -1। तो इक्वेशन इसे हम 1 कह देते हैं, इसे हम 2 कह देते हैं, इसे हम 3 कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 ऐसा डिटेल लिखो थ्योरी पेपर में। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। हेंस डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज सेम इन गिवन इक्वेशन, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन करेक्ट हो गया। चलो अब इसका चेक करते हैं बच्चों, फटाफट चेक करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? L1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी टर्म कौन सी है? UT। ठीक है ना, तो इसको अलग अलग, अब यू मींस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों? सेकंड। सेकंड क्या हो गया? कैंसिल। तो मीटर टू द पावर 1, तो इसके भी डायमेंशन क्या आ गए? L टू द पावर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम तीसरी टर्म ले लेते हैं, 1/2 AT स्क्वायर। इसके डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। एक चीज याद रखो बच्चों, जिसको यूनिट नहीं होता उसको डायमेंशन 100% नहीं होता। तो ये 1/2 कांस्टेंट नंबर है, इट इज अ नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, इनके यूनिट नहीं होते, डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, तो 1/2 का डायमेंशन नहीं, इसको छोड़ दो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। लेकिन टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल। मीटर टू द पावर 1, इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे? L1, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 3 से देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ UT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर। हेंस the given equation is correct according to principle of homogeneity of dimension। ठीक है, अब थर्ड वन सॉल्व कर लेंगे बच्चों। देखो यहां पर पहली टर्म क्या है? v स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर पता करेंगे हम। अब मुझे बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -2 प्लस 2 ऊपर जाके -2, तो स्क्वायर ब्रैकेट में LMT। ठीक है, मीटर 2 मींस लेन टू द पावर 2। किलोग्राम है क्या? नहीं, मास टू द पावर 0। सेकंड टू द पावर -2 टाइम टू द पावर -2। आपको विजिबल है बच्चों? ये बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हो गया v स्क्वायर। अब v स्क्वायर मींस क्या था बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो डायमेंशन सेम रहेंगे। u स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, L2 m0 t टू द पावर -2। अब आते हैं 2as पे। 2as, अब मुझे बताओ, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, उसका यूनिट नहीं होता। जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं, फिक्स है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर। ए क्या है? एक्सेलरेशन। यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से लिख कर दिया था आपको, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं उसमें। तो ये मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर, और सेकंड टू द पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकंड टू द पावर -2। तो इसके डायमेंशन क्या बन जाएंगे बच्चों? L2 m0 t टू द पावर -2। तो देखो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 तीनों के डायमेंशन कैसे है? सेम है। मींस दिस इक्वेशन इज फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। हेंस द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इसलिए गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। अब थोड़ा सा एक हटके फॉर्मूला हम चेक करेंगे, जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है। सपोज आपको कुछ इक्वेशन दिया जाए P इज इक्वल टू H रो G। अब आपको ये फॉर्मूला पता है बच्चों? नहीं, फिर भी आप इसका करेक्टनेस चेक करते हो डायमेंशन के नॉलेज से। तो ये है फॉर्मूला प्रेशर मेजर करने का,
बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एज बारोमीटर। बारोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे और उसकी जरूरत भी नहीं है फिलहाल, आगे आएगा आपको। एच मीन्स हाइट, इतना पता रखो, एच मीन्स हाइट, रो मीन्स डेंसिटी बच्चों, रो मीन्स क्या होता है डेंसिटी, और जी मीन्स क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका आपको पता है, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का क्या होता है बच्चों मीटर। अब हमें चेक करना है ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो इसमें कितने टर्म है बच्चों, 1 2 3 4, रॉन्ग। मल्टीप्लीकेशन में टर्म सेपरेट होते हैं क्या, नहीं। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर और डायमेंशन ऑफ एच रो जी अगर सेम हो गए तो ये इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशन होते हैं L1 M1 T-2, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि फोर्स के डायमेंशन आप मेमोराइज कर लो। एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं L2 प्लस 2 पर जाके क्या हो जाएगा -2, 1 - 2 -1। तो प्रेशर के डायमेंशन कुछ इस तरह से हो जाएंगे L-1 M1 T-2। यहां पर लिख देता हूं मैं प्रेशर के डायमेंशन L-1 M1 T-2, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे हम एच रो जी के जगह, तो एच का यूनिट क्या होता है बच्चों मीटर, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो बच्चों, ये मीटर मीटर टू द पावर 2, मीटर टू द पावर 2, और इसमें के दो कैंसिल हो जाएंगे, दो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा मीटर टू द पावर -1 किलोग्राम टू द पावर 1, और ये +2 ऊपर जाके -2 सेकंड टू द पावर -2। तो अब इसके डायमेंशन लिखो बच्चों, डायमेंशन कुछ इस तरह से आएंगे LMT, तो मीटर टू द पावर -1 मतलब लेंथ टू द पावर -1, किलोग्राम टू द पावर 1 मास टू द पावर 1, सेकंड टू द पावर -2 टाइम टू द पावर -2। मतलब इस फॉर्मूले का आपको कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी आपने इसका करेक्टनेस चेक कर लिया, दोनों के डायमेंशन सेम आ गए, इसलिए फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एप्लीकेशन, एकदम डिटेल में हो गया बच्चों, आपको यह बहुत डिटेल में होगा, 11 तक का आपको पूरा हो गया। अब जो सेकंड होता है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड एप्लीकेशन है इसका, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड द कन्वर्जन factor between unit of same physical quantity, unit of same physical quantity in different system, in different system। आपको क्या करना है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो यूनिट, अब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो यूनिट कैसे हो सकते हैं, अगर उसका सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गया तो उसका कन्वर्जन फैक्टर पता करना है। कुछ नहीं समझा सर, बाउंसर गया, सिंपल बताता हूं, देख लो। अभी लेंथ है, क्या है लेंथ, सिंपल से समझाऊंगा। लेंथ, तो लेंथ के दो यूनिट होते हैं बच्चों, एक होता है मीटर, एक होता है सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मीटर जो है इसका MKS यूनिट है, कौन सा यूनिट है MKS, और सेंटीमीटर CGS है, दोनों यूनिट वैलिड है। अब मुझे क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है एक मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगा 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे सेंटीमीटर का मीटर करना है तो एक तो मैं उसे 10 टू द पावर 2 यानी कि 100 से डिवाइड करूंगा, या फिर उसका रिवर्स 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मीटर से सेंटीमीटर जाते वक्त 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और सेंटीमीटर से मीटर आते वक्त 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये +2 का क्या हो गया -2, या फिर आप 100 से डिवाइड कर लो, ये आपको पता है। लेकिन लास्ट लेक्चर एंडिंग में बताया था मैं आपको, फोर्स पे आ जाएंगे हम, फोर्स। तो फोर्स का MKS यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन। अब CGS क्या होता है डाइन, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको रिटर्न में दिया था, उसका प्रूफ आप आज देखेंगे हम। तो हमें पता है न्यूटन टू डाइन कैसे कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 5। अब डाइन टू न्यूटन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5। लेकिन ये कैसे आया, कहां से आया, ये तो हमें पता था ना, 1 मीटर सर इतना होता है, उसके 100 पार्ट करो उसे सेंटीमीटर कहते हैं। अब इसको क्या कहोगे, तो इसका प्रूफ आज हम देखेंगे। और एक प्रूफ आज हम देखेंगे वर्क,
तो ये 10 टू द पावर 5 क्या हो गया, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। ये 10 टू द पावर 2 क्या हो गया, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। अब वर्क का ऐसे एमकेएस यूनिट क्या होता है, जूल। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिटर्न दिया था, जूल टू अर्ग 10 टू द पावर 7, ये है कन्वर्जन फैक्टर। और अगर आप अर्ग टू जूल आना चाहोगे तो 10 टू द पावर -7। तो ये दोनों चीजें हम आज प्रूफ करेंगे कि एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं और एक जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। और ये प्रूव करने के लिए हम फिर से किसका हेल्प लेंगे, डायमेंशन का। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। और एक चीज याद रखो, फोर्स के डायमेंशन आपको मेमोराइज करना जरूरी है। L1 m1 t टू द पावर -2 और वर्क के डायमेंशन होते हैं L2 m1 t टू द पावर -2। इतनी चीजें अगर याद होगी तो प्रूफ आपको बहुत ही इजी जाएगा। हो गया बच्चों, हो गया, फिनिश। चलो ठीक है, ओके। अब हमें कोई अगर चीज पता नहीं होती तो हम उस चीज को क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, यक्स। क्या कंसीडर करते हैं, यक्स। तो प्रूफ ऑफ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो अब हम पॉइंट वाइज थ्योरी आंसर लिखेंगे। न्यूटन क्या है, एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। डाइन क्या है बच्चों, डाइन क्या है, डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। सेकंड पॉइंट, लेट यक्स बी द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। हमने कंसीडर कर लिया कि यक्स क्या है, कन्वर्जन फैक्टर न्यूटन और डाइन में का। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब अगर वो कन्वर्जन फैक्टर है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू यक्स डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू यक्स डाइन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशन लिखेंगे। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन, या फिर हम क्या करेंगे, यक्स इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाय डाइन, न्यूटन डिवाइडेड बाय डाइन। अब बच्चों देखो, न्यूटन के डायमेंशन क्या होते हैं, L1 m1 t-2 डिवाइडेड बाय, डाइन के भी डायमेंशन क्या होते हैं, L1 m1 t-2। तो सर ये और ये कैंसिल, आंसर तो 1 आ रहा है। ऐसे नहीं होता बच्चों, हम क्या करेंगे, न्यूटन के लिए 1 सफिक्स यूज करेंगे और डाइन के लिए 2 सफिक्स यूज करेंगे। तो न्यूटन क्या है, एमकेएस सिस्टम, और डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है, लेंथ इन एमकेएस सिस्टम 1 फॉर एमकेएस, मास इन एमकेएस सिस्टम, इट्स जस्ट सफिक्स, इट्स जस्ट सफिक्स सिंबॉलिकली, ओके। T1 मींस टाइम इन एमकेएस सिस्टम, 1 फॉर एमकेएस सिस्टम। अब ये कौन सी है, सीजीएस सिस्टम, डाइन का है ना सीजीएस, तो यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या है, लेंथ इन सीजीएस सिस्टम, मास इन सीजीएस सिस्टम, टाइम इन सीजीएस सिस्टम। समझ गया। अब मुझे बताओ, लेंथ इन एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है लेंथ का, एमकेएस मींस मीटर, तो लेंथ इन एमकेएस सिस्टम मीटर, तो ये आ गया मीटर टू द पावर 1। अब मास इन एमकेएस सिस्टम किलोग्राम, किलोग्राम टू द पावर 1। टाइम इन एमकेएस सिस्टम, टाइम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, हर में 1 सेकंड होता है, सेकंड टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 मींस सीजीएस सिस्टम, तो सेंटीमीटर होता है, सी फॉर सेंटीमीटर, इसका भी पावर 1। मास इन सीजीएस, मास सीजीएस, जी फॉर ग्राम, ग्राम टू द पावर 1। और टाइम इन सीजीएस, तो सीजीएस में भी टाइम क्या होता है, सेकंड टू द पावर -2। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 1 मीटर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर का पावर 1 है, 1 पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं। इमेजिन करो यहां पर पावर 2 होता तो इसका भी स्क्वायर होता, इसका भी सॉरी इसका भी स्क्वायर होता और इसका भी स्क्वायर होता। अब किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, ये पता होना जरूरी है। 5th to 7th आपने यही तो टाइम पास किया है ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, कोई भी बता सकता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 1 किलोग्राम की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 1000 ग्राम। अब पावर 1 है, 1 पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ये ग्राम हो गया, नीचे का ग्राम जैसे कि वैसा। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये कितने जीरो है 3, ये कितने जीरो है 2, 3 और 2 5, तो यक्स कितना आ गया 10 टू द पावर 5। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर वैल्यू रख देंगे 1 न्यूटन बरोबर 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो। हो गया, चलो ठीक है। अब हम दूसरी चीज प्रूव करते हैं, क्या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो क्या होगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ट्राई करो, वर्क के डायमेंशन पता है, सेम प्रोसीजर है, पॉज करके ट्राई करो। हो गया, चलो मैं सॉल्व करता हूं, पॉज करके प्लीज ट्राई करो। चलो अभी क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, जूल, जूल क्या है बच्चों, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट ऑफ व्हाट, वर्क, एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क। और अर्ग क्या है बच्चों, अर्ग इज सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। अब क्या कर लेंगे हम, लेट यक्स बी द, यक्स लो वाई लो कुछ भी लो, लेट यक्स बी द कन्वर्जन फैक्टर। हम कन्वर्जन फैक्टर क्या मान लेते, कन्वर्जन फैक्टर, यक्स बी द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड अर्ग, जूल एंड अर्ग। अब अगर यक्स आपका कन्वर्जन फैक्टर है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 जूल इज इक्वल टू यक्स अर्ग, सेम प्रोसीजर, 1 जूल इज इक्वल टू यक्स अर्ग। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जूल डिवाइडेड बाय अर्ग। अब हम जूल के लिए क्या ले लेंगे, सफिक्स 1 ले लेंगे, 1 मीन्स एम के एस, वॉट 1 इंप्लाइज एम के एस। और अर्ग के लिए हम 2 ले लेंगे, वॉट 2 इंप्लाइज सी जी एस। ठीक है, तो अब आप क्या करो, जूल के डायमेंशन लिखो, जूल मीन्स वर्क, वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं, L2 M1 T माइनस 2। अब अर्ग, अर्ग के भी डायमेंशन क्या होते हैं, L2 M1 T माइनस 2, सिर्फ सिस्टम अलग है, सिस्टम अलग है। तो एमकेएस के लिए हम सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, 1 1 1, और सीजीएस के लिए 2 2 2। अब इसका क्या मीनिंग हो गया बच्चों, लेंथ इन एमकेएस, अब एमकेएस में लेंथ क्या होती है, मीटर, उसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ इन सीजीएस, सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, इनटू मास इन एमकेएस किलोग्राम, उसका फर्स्ट पावर, m2 मास इन ग्राम, तो सॉरी मास इन ग्राम, सीजीएस सिस्टम ग्राम टू द पावर 1। टाइम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एमकेएस सीजीएस कुछ भी रहने दो या एफपीएस रहने दो, सेकंड ही आएगा, तो सेकंड टू द पावर माइनस 2, सेकंड टू द पावर माइनस 2, तो ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। अब मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो मीटर की जगह मैं क्या रख देता हूं 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसका स्क्वायर है, वही तो मैं लास्ट इसमें बता रहा था, तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू, अब किलोग्राम की जगह कितना होता है 1000 ग्राम, सबको पता है, डिवाइडेड बाय ग्राम, सेकंड तो कैंसिल हो गया, ये ग्राम ग्राम कैंसिल। अब इसका स्क्वायर करोगे, ये 100 है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, कितना होता है 10,000 इनटू ये सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू ये 30, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, यहां पर कितने जीरो है 4, यहां पर कितने 3, 4 प्लस 3 7, कितना 7, तो आ गया ना, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 10 टू द पावर 7 अर्ग। फिनिश। कोई प्रॉब्लम है, पीछे जाओ वीडियो रिपीट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो लास्ट एप्लीकेशन है बच्चों to find the relation between different physical quantity, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। लिखो, कॉपी पेन निकालो, अच्छे से लिखो, नोट्स बनाना जारी रखो। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन different physical quantity, मीन्स आप अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज हो है
तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, रिलेशन दो टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, यक्स इज इक्वल टू के वाई, मीन हम कांस्टेंट लेके प्रोपोर्शनल को इक्वल कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यक्स इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय वाई। अब ये y को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो आप क्या कहोगे, इसे यक्स इज इक्वल टू के वाई टू दी पावर -1, ठीक है। अगर अगर इसका मतलब क्या है, यक्स यक्स अगर बढ़ेगा तो y घटेगा। इसका मतलब क्या है, यक्स अगर बढ़ेगा तो y भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यक्स इज इक्वल टू के वाई टू दी पावर 0 है, वाई टू दी पावर 0 है, मींस यक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता। वाई टू दी पावर 0 मतलब कितना, 1 हो गया, तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, के। तो इसका मीनिंग क्या है, यक्स का वाई का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं डायमेंशन के नॉलेज से, तो हम पहले एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, मोमेंटम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर हो सकता, ये फॉर्मूला है हमें पता है, लेकिन हमें ये डिराइव करना है डायमेंशन का यूज करके। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। लेकिन हमें नहीं पता, सपोज हमें ये नहीं पता कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम कंसीडर करते हैं कि सपोज वो डिपेंड है। किस तरह से डिपेंड है, फिर क्या करते हैं हम, लेट अस कंसीडर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू यक्स। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं क्या कहूंगा, हम एक प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो यक्स निगेटिव आएगा, अगर ये इस पे डिपेंड ही नहीं करता तो यक्स क्या आएगा, 0 आएगा। सॉल्व करने के बाद देखेंगे हम, समझ, इसीलिए मैंने आपको बताया यहां पर पॉजिटिव, निगेटिव और 0। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। निगेटिव मीनिंग का क्या होगा, यक्स अगर निगेटिव आ गया उसका मीनिंग क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यक्स 0 भी आ सकता है, इसका मतलब वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो तीनों पॉसिबिलिटी उसमें आ रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। और दूसरा मैं क्या ले लेता हूं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज टू y। इधर फिर से वही चीज अप्लाई होगी, ये पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है। पॉजिटिव आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, निगेटिव आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 0 आया डजंट डिपेंड। तो दोनों को कंबाइन करते हैं हम, क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू x v रेज टू y। अब ये प्रोपोर्शनल को इक्वल करेंगे, e इज इक्वल टू k m रेज टू x v रेज टू y। अब अगर इक्वेशन करेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ E शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ K m रेज टू x v रेज टू y। अब ये तीनों मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये एक ही टर्म है, हमारा फर्स्ट यूज। ये इक्वेशन अगर करेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम। अब एनर्जी मतलब जूल बच्चों, जूल के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, सबको पता है, L2m1t-2। आप इतनी बार लेने के बाद आप यूज टू हो गए होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ के कोई भी डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज के इज अ कांस्टेंट नंबर, और नंबर का यूनिट नहीं होता, जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन नहीं होता, इसको सीधे सीधे आप छोड़ दो। अब मास के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 टू द पावर x। समझ रहे हो, मास है ना ये, मास m मींस मास, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m1 टू द पावर x। इसका पावर x है, इसका भी पावर क्या करना पड़ेगा, x। अब वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर टू द पावर 1 सेकंड टू द पावर -1। ओके, तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे, L1, मीटर मींस व्हाट, मीटर मींस नॉट m, मीटर मींस लेंथ, तो लेंथ टू द पावर 1 t टू द पावर -1, ठीक है। अब इसका कितना पावर है, y। डायमेंशन में आप पावर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डायमेंशन इज अ प्लेइंग विथ पावर ना, पावर को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। कांस्टेंट आप छोड़ दो नो प्रॉब्लम, लेकिन पावर निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब इसको क्या करेंगे हम, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, पहले L वाला लिखेंगे, बाद में अपने को कंपेयर करने का है, L2m1 t टू द पावर -2, ठीक है। अब
यल टू द पावर 1 है, ये y है, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, y, a टू द पावर m रेस टू द पावर n क्या होता है बच्चों, a टू द पावर m इंटू n, सिंपल रूल्स ऑफ इंडाइसिस 8th स्टैंडर्ड। तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, यल टू द पावर y। अब उसके बाद मास का नंबर आता है, यल हो गया अब m, 1 इंटू यक्स, फिर से रूल्स ऑफ इंडाइसिस, यक्स आएगा, फिर t टू द पावर -1 इंटू वाई, टी टू द पावर -y। अब इक्वेट करो दोनों इक्वेशन को, सीधा सीधा इक्वेट करो, ठीक है, सीधा सीधा इक्वेट करो, क्या पता चलता है, यल टू दी पावर y, यल टू दी पावर 2, ये इंप्लाई करता है कि y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, m टू दी पावर 1, m टू दी पावर x, तो इसपे से x की पावर कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर से वेरीफाई कर लो, माइनस y इज इक्वल टू -2, माइनस y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहां पर पुट कर दो इस वैल्यू में, तो फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू के m टू दी पावर 1 एंड v टू दी पावर 2। अब आप कहोगे सर ठीक है ये तो आ गया, व्हाट अबाउट दिस के इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कांस्टेंट, डोंट बॉदर अबाउट के, एक्सपेरिमेंटली determine constant and it is the limitations of dimension that we cannot find out k, यही एक लिमिटेशन भी आएगा, अभी देखेंगे हम 2 मिनट में लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, उसमें नोट करेंगे हम, यही डायमेंशन का लिमिटेशन होता है कि हम डायमेंशन से ये कांस्टेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब हमें पता है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं k इज इक्वल 1/2, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे ही आप फाइनल आंसर आपका रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, पॉज करके इसे 2 से 3 बार देख लो और अच्छे से नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। अब हेडिंग लगा लो, ये सारे हो गए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब हम कुछ देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, क्या लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, चलो लगाओ हेडिंग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। अब हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े थे डायमेंशन के, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, and third one is to find the conversion factor and to check the correctness of physical equation। अब इसके लिमिटेशन क्या है बच्चों, इसका पहला लिमिटेशन ये है we cannot find constant, पहला लिमिटेशन अभी देखा था ना हमने, कांस्टेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, we can't find the value of constant इन इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू हम डिराइव नहीं कर सकते। सेकंड, अगर वी कैन नॉट डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, अब कौन कौन डायमेंशनलेस होता है बच्चों, रेशियो, कॉमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, ब्ला 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 सब पूरे, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपके फॉर्मूले में ये सारी चीजें हैं तो इसका हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाई, बिकॉज हम इसका डायमेंशन ही नहीं है ना, तो कौन से बेसिस पे आप उसको कंपेयर करोगे, तो इसका रिलेशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी कैंट डिटरमाइन the relation or equation having plus or minus terms। सपोज आप डायमेंशन एनालिसिस से ये इक्वेशन नहीं बना सकते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह के इक्वेशन आप नहीं डिड्यूस कर सकते, बिकॉज कंपैरिजन कैसा करोगे आप, ठीक है ना, तो इस तरह के इक्वेशन आप नहीं बना सकते जिसमें प्लस और माइनस आ रहा है, इस तरह के इक्वेशन आप नहीं बना सकते। और एक इसका रिलेशन, और एक इसका लिमिटेशन है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो वो भी आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। ओके, वी कैंट डिटरमाइन relation of a physical quantity which depend
which depend on more than 3 फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है उसका रिलेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों सर? सपोज यक्स हमने क्या किया, डिपेंड ऑन वाई, जेड, डब्ल्यू, ए, इतने पे वो डिपेंड करता है, तो हमारा रिलेशन कैसा आएगा, यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई रेस टू ए, जेड रेस टू बी, डब्ल्यू रेस टू सी, और इसे कैपिटल ले लेता हूं मैं, कैपिटल ए रेस टू डी। तो कितने वेरिएबल हो गए बच्चों? 4। अब 4 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना इतना सिंपल होता है क्या? नहीं। तो नॉर्मली हम सिंपल कैलकुलेशन से ये सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो आप। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। ये क्या हो गया बच्चों? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। पॉज करके नोट कर लो अच्छे से। हो गया? हो गया? हो गया बच्चों? अब मैं क्या करता हूं, कुछ स्टैंडर्ड एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है बच्चों, वो हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ओके, डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा पार्ट। तो क्या कहता है बच्चों, द इक्वेशन स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, P प्लस A बाय V स्क्वायर इन अदर ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू RT, कुछ इस तरह का इक्वेशन है। तो आपसे कहा गया है P क्या है बच्चों? प्रेशर है, P इज प्रेशर। उसके बाद V है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम, V इज वॉल्यूम। उसके बाद क्या कहा है? T क्या है आपका? टेम्परेचर, T है आपका टेम्परेचर। ठीक है, T टेम्परेचर है। और A कॉमा B एंड कैपिटल R आर कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। A, B और कैपिटल R क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। आपसे कहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट। और आपको यहां पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है आपका m1, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है बच्चों, m का कुछ नहीं दिया मतलब 1, L5 T टू दी पावर -2, उसके बाद m L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2, उसके बाद L टू दी पावर 3, उसके बाद L टू दी पावर 6। ये 4 ऑप्शन है, A, B, C, D, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम IIT एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और सम हायर लेवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। P क्या है बच्चों? प्रेशर है, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, A, B और R क्या है? कांस्टेंट। तो आपको A के डायमेंशन पता करने हैं और ये है आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो बच्चों देखो हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे एंड लेट अस ट्राई दिस एमसीक्यू। ठीक है, बहुत हायर लेवल का है लेकिन हम भी हायर लेवल के ना यार, ठीक है ना, तो ये हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बना लेंगे कैसे? देखो बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, P से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा? PV, P इंटू वी PV माइनस P इंटू बी PB, हो गया, प्लस प्लस A बाय वी स्क्वायर इंटू वी, क्या हो जाएगा बच्चों? A बाय वी स्क्वायर इंटू वी। समझ रहे हैं ना आपको? पहले इससे हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इससे हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा? A बाय वी स्क्वायर, A बाय वी स्क्वायर इंटू बी। ओके, ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, तो पहले P से मल्टीप्लाई किया PV, उसके बाद P से B को मल्टीप्लाई किया माइनस PB, उसके बाद A बाय वी स्क्वायर से V को मल्टीप्लाई किया A बाय वी स्क्वायर इंटू वी, और उसके बाद A बाय वी स्क्वायर से माइनस बी को मल्टीप्लाई किया A बाय वी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन बन गया। घबराइए मतलब बहुत सिंपल है। तो ये क्या आ गया बच्चों? PV माइनस PB। अब ये एक एक V क्या हो गया बच्चों? कैंसल, प्लस A बाय V माइनस AB बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसके सब टर्म का डायमेंशन कैसा होना चाहिए? सेम। अब टर्म मींस व्हाट? ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। तो आपको जो इजी जाएगा वो टर्म आप सेलेक्ट करो।
देख लो यहां पर a बाय वी स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ a बाय वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ a बाय वी स्क्वायर, v मींस वॉल्यूम, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ pv, डायमेंशन ऑफ पीवी लिख सकता हूं ना, डायमेंशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाय वी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख लिया मैं, डायमेंशन ऑफ ए बाय, सॉरी ये इधर रॉन्ग हो जाता अपना, डायमेंशन ऑफ ए बाय वी है ना, डायमेंशन ऑफ ए बाय वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीवी। हर टर्म के डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम है, तभी ये इक्वेशन करेक्ट होगा। हमें क्या दिया है, ये इक्वेशन करेक्ट है तो हम रिवर्स यूज करेंगे, तो हर टर्म के डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम। तो सिंपल है बच्चों, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ये वी इधर लेके चले जाओ, पी इंटू वी स्क्वायर, P इंटू वी स्क्वायर, सिंपल 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 लॉजिक यूज करेंगे हम। अब क्या होता है बच्चों, बेसिकली देख लो, प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहां पर क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर, V मतलब वॉल्यूम, उन्होंने दिया है V मतलब वॉल्यूम। अब फोर्स, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, L1 M1 T माइनस 2, इसीलिए तो हमने कहा ना फोर्स के मेमोराइज कर लो। ठीक है, अब वॉल्यूम किस चीज में मेजर करते हो आप, मीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसका स्क्वायर है बच्चों, उसका स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूं, मीटर क्यूब का स्क्वायर, मीटर क्यूब का स्क्वायर, या आप डायमेंशन लिख लो। वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, वॉल्यूम के डायमेंशन होते हैं L3 और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। और एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, एरिया के डायमेंशन होते हैं L2, एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, L2, लेंथ इनटू ब्रेथ, ए फॉर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए है, ये ए है, डायमेंशन ऑफ ए। अब देख लो ये +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2, तो 1 -2 कितना हो जाएंगे, -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L -1, ये +2 ऊपर जाके -1, L -1 m1 t टू दी पावर -2, t टू दी पावर -2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 6, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, L टू दी पावर 6, L टू दी पावर 6। अब क्या होगा, L टू दी पावर 6, L टू दी पावर -1, तो L टू दी पावर 5, 6 - 1 5, तो क्या आ जाएगा L टू दी पावर 5, L टू दी पावर 5 m टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2। अभी मैच हो रहा है कि 100%, देखो L टू दी पावर 5, L टू दी पावर 5, यहां पर कुछ नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है, 1। ठीक है ना, तो ये m टू दी पावर 1, m टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन देख के अगर आप घबरा गए तो आपको वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो इजी सा क्वेश्चन था, अच्छे से आप उसमें दिमाग लगाइए। डायमेंशन के 3 जो यूज है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, या फिर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, को आप अच्छे से नोट कीजिए और ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, हो गया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, दो चीजें होती है, ठीक है ना, बेसिकली दो चीजें होती है, वो आपको बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, 3 पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर जो आपको पता होना जरूरी है। एसएचएम में यूज होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन, या फिर आपके लाइट सेक्शन में यूज होते हैं। एक होता है पीरियड, ठीक है ना, पीरियड, पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब ये सर्कुलर मोशन का हो सकता है, एसएचएम का हो सकता है, या किसी का भी हो सकता है, पीरियड कैपिटल टी। तो कैपिटल टी पीरियड मींस टाइम होता है बच्चों, दिस इज द टाइम। तो डायमेंशन ऑफ पीरियड, डायमेंशन ऑफ पीरियड, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, इज इक्वल टू L0 m0 t टू दी पावर 1, टी फॉर पीरियड, पीरियड का सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी। अगर अब ये फ्रीक्वेंसी लाइट की होगी, इट इज डिनोटेड बाय न्यू, इसे क्या कहते हैं, न्यू। ठीक है, न्यू कुछ इस तरह का वी टाइप का सिंबल होता है, न्यू। अगर ये साउंड की होगी, इट इज डिनोटेड बाय एन। लाइट की होगी न्यू, साउंड की होगी एन, या किसी और वेव की होगी तो समटाइम इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो ये तीनों एक ही चीज है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, न्यू एन एफ, ये तीनों चीजें फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। कैसे, क्या, वो आएगा बाद में, सिर्फ आप मेमोराइज कर लो। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो पीरियड का क्या यूनिट होता है, सेकंड, सेकंड टू दी पावर 1, तो ये क्या होगा, सेकंड टू दी पावर -1। इसे हम प्यार से हर्ट्ज भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ना, वो हर्ट्ज होता है। तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे बच्चों, L0 m0 सेकंड टू दी पावर -1, तो t टू दी पावर -1, ये आ गए डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो। यहां पर हमारा पूरा डायमेंशंस खत्म हो गया बच्चों, डायमेंशंस और उसका एनालिसिस। अब इसके आगे आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स, किस टाइप के एरर होते हैं, कैसे एरर फाइंड आउट करना, और उसके बाद हम हो सके
तो एक इंस्ट्रूमेंट भी ले लेंगे, कौन सा, वर्नियर कैलिपर। बहुत हार्ड जाता है आपको, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया था मेरी स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन आपको बहुत इजीली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 खत्म करते हैं हम होबी बाबा सीरीज या नीट फाउंडेशन सीरीज का। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।